कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक करंट में हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा चार्ज क्या होता है, उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, है कि नहीं, राइट। तो इतना हमने टॉपिक कवर किया। आज का जो टॉपिक है बच्चा वो ओम्स लॉ, जो कि आपने थंबनेल देखकर समझ लिया कि हमें आज के दिन में ओम्स लॉ कवर करना है, ठीक है। बट बच्चा चलो ओम्स लॉ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बच्चा अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मुझे पता चलता है यार कितने बच्चे एक्चुअल में चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाते रहूं और आपको एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ना कि भाई जो ऑलरेडी भसड़ मची पड़ी है पूरे यूट्यूब पर इतने सारे चैनल्स है भाई, उसमें से अगर मेरे चैनल से आपको समझ में आ रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि यार भाई लाखों चैनल है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको मेरे थ्रू समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चा अगर आप वीडियोस देखते हो, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ाई करते हो तो बच्चा देखो सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लो, इससे मुझे समझेगा कि यार आप वीडियोस देख रहे हो, है कि नहीं, राइट। व्यूज सिर्फ आते हैं, मुझे कैसे समझेगा कि भाई जो व्यूज आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हैं या रैंडमली कोई इंसान है पूरे इंडिया में कहीं पर वो देख रहा है कि नहीं। तो बच्चा अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आती है तो आप मुझे सपोर्ट दिखाओ बाय सब्सक्राइबिंग, तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज बच्चा मेरे को ये बोलना था कि बच्चा देखो आप में से कुछ बच्चों का ये भी डिमांड था कि यार सर हमें ना वन शॉट चाहिए, हमें छोटे लेक्चर्स चाहिए, इतने डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। बच्चा मैं आपकी बात समझता हूँ, बट बच्चा देखो यार दो कैटेगरी है मेरे दिमाग में कुछ बच्चे हैं जो फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो फ्यूचर में साइंस ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, और मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं उन बच्चों की भी रिस्पेक्ट करता हूं जो फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं और मैं उन बच्चों की भी रिस्पेक्ट करता हूं जो फ्यूचर में साइंस ऑप्ट नहीं करेंगे। मैं समझता हूं हर बच्चा अपने फ्यूचर में कुछ अलग करना चाहता है ना, सब सेम नहीं हो सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी दुनिया प्लीज आप साइंस स्ट्रीम में चले जाओ क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं, ऑफ कोर्स मुझे ये बात पता है। तो बच्चा देखो यार मैं जब भी कोई चैप्टर की वीडियोस बना रहा हूं ना तो मैं चाहता हूं कि भाई पहले तो मैं इन चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं। रीजन बच्चा मैं खुद साइंस स्ट्रीम से हूं, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है डिटेल में वीडियोस बनाना मेरे लिए एक प्रायोरिटी बन जाती है अगर साइंस का लेक्चर है ना। अगर मैं हिस्ट्री सिखा रहा होता तो मैं शायद शॉर्ट में बता देता, है ना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। बट अब इसमें मैं कितना शॉर्ट करूं, क्योंकि यार मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ बताना है। अब आप बोलोगे 5 मिनट की वीडियोस में बताओ, वो पॉसिबल नहीं है। और बच्चा ऑलरेडी आप YouTube पर जाओ, आपको हजारों नहीं लाखों YouTube वीडियोस मिल जाएंगे जो कि वन शॉट है, ठीक है। बच्चा वन शॉट से पढ़ाई नहीं होती। वन शॉट किन के लिए होता है, जो बच्चा रिवीजन डालना चाहता है या वो बच्चा जो सिर्फ एग्जाम देना चाहता है और एग्जाम किसी तरीके से क्लियर करना चाहता है, किसी तरीके से बस क्लियर करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट होता तो शायद मैं साइंस का वीडियोस पूरा देखता, डिटेल में देखता क्योंकि मुझे साइंस पसंद है। बट शायद ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का या हिस्ट्री का मैं वन शॉट देखता क्योंकि मुझे सिर्फ उसमें एग्जाम में वो क्लियर करना है कि नहीं। तो देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, दो क्राइटेरिया है या दो कैटेगरीज है बच्चों की। पहले वो बच्चे जो फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं, जो बच्चे फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं उन्हें डिटेल वीडियोस चाहिए, ठीक है। जिनको डिटेल वीडियोस चाहिए उनके लिए पूरा डिटेल्ड प्लेलिस्ट बन रहा है ताकि वो हर एक टॉपिक को अपने लेवल पे से थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर पढ़ सके, ठीक है, राइट। अच्छा दूसरे जो कैटेगरी के बच्चे उनके लिए मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा ऐसा नहीं है बच्चा, मुझे पता है कि आप दूसरी कैटेगरी में शायद फॉल करते हो, राइट। आपको नहीं पढ़ना डिटेल में क्योंकि आप फ्यूचर में साइंस ऑप्ट नहीं करना चाहते हो, आप साइंस स्ट्रीम नहीं लेना चाहते हो। मैं समझता हूं, मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करता हूं, नो डाउट। मुझे ही पता है हर बच्चा अलग होता है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूं ना कि साइंस में जाओ, ठीक है, राइट। तो वो जो बच्चे जो फ्यूचर में शायद साइंस ऑप्ट नहीं करेंगे उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को मुझे पता है। रीजन साइंस का सब्जेक्ट है ना, तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे पता है, ठीक है। आप मुझे बताओ मत, मुझे पता है कि आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ एग्जाम में इस चैप्टर की मदद से बस पास होना है आपको, है कि नहीं। तो बच्चा आपके लिए भी वन शॉट आएगा। मैं हर एक चैप्टर का एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उस डिटेल्ड प्लेलिस्ट के एंड में एक वीडियो होगा जो कि वन शॉट होगा। जो वन शॉट वाले वीडियोस होंगे वो उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हैं और बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। और उन बच्चों के लिए भी जो जिन्होंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, अब सिर्फ रिवीजन चाहते हैं, राइट। तो बच्चा थोड़ा सब्र करो, आपने सुना है ना सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सब्र करो। आपके एग्जाम से पहले हर एक चैप्टर का डिटेल प्लेलिस्ट साथ में वन शॉट अवेलेबल हो जाएगा और वो मेरी प्रॉमिस है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो बच्चा, एक दिन में या हजारों वीडियोस नहीं बना सकता हूं, ह्यूमन हो, राइट, कोई मशीन नहीं हो। तो बच्चा थोड़ा सा सब्र करो, पेशेंट रखो, सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स 100% डिटेल वर्जन में भी एंड वन शॉट वर्जन में भी कवर होंगे, ठीक है, राइट। तो चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, राइट। एंड लिटरली थैंक यू जो भी बच्चा मेरा वीडियोस देख रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इतने सारे भसड़ में या इतने सारे YouTube चैनल में अगर मुझे 50 बच्चे भी देखते तो यार एक स्माइल तो आती है डेफिनेटली कि यार इतनी बड़ी दुनिया में 50 लोग तो है जो मेरे वीडियोस देखना प्रेफर कर रहे हैं, है कि। तो थैंक यू सो मच। बट यार सब्सक्राइब भी कर लो यार, कम से कम पता तो चले कि भाई कोई अंकल आंटी देख रहा है या मेरा कोई बच्चा देख रहा है, मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा है कि। तो भाई रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि कौन कौन बच्चे या कितने बच्चे जो वीडियोस देखना अभी भी प्रेफर कर रहे हैं एटलीस्ट मेरे चैनल से, ठीक है, राइट। चलो ओके, तो शुरू करते हैं बच्चा ओम्स लॉ। देखो यार ओम्स लॉ पढ़ने के लिए हमें ना यार इस वीडियो को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, है ना, राइट। रिकैप पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बहुत छोटा सा रिकैप लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा रिकैप लेंगे, एकदम छोटा सा रिकैप लेंगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर। तो पहला पार्ट ओम्स लॉ की वीडियो का पहला पार्ट होगा रिकैप, ठीक है।
जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में हम उसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा सुनो, ओम्स लॉ है ना एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड नहीं होते, चाहे अभी के लिए बोल लो चाहे आप 12th के स्टैंडर्ड के लेवल पर बोल दो। ओम्स लॉ का जो न्यूमेरिकल है वो एकदम तगड़ा वाला, एकदम बाप लेवल का ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम इजी से होते है ना, 2-3 चीजें दी होती है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो काम खत्म हो जाता है कि नहीं। तो ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत तगड़े वाले नहीं होते, इसके लिए ओम्स लॉ के तगड़े वाले न्यूमेरिकल्स नाम का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। इसी वीडियो के एंड में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है राइट। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में तोड़ेंगे। पहले तो रीकैप, राइट, कहानी अब तक की, है ना, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, राइट। तो पहला पार्ट है कहानी अब तक की, रीकैप, राइट। दूसरा पार्ट है ओम्स लॉ की थ्योरी, एंड तीसरा पार्ट है इसी के न्यूमेरिकल्स, और इसी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा जिसको ओम्स लॉ आता है, रीकैप उसको नहीं जरूरत है ना, वो सीधा जाकर स्किप करे, थोड़ा सा आगे जाए, आगे जाकर उसको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। और ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए इसी वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल्स को वाला जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं भाई, रीकैप है ना कहानी अब तक की। तो कहानी अब तक की क्या है भाई इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है डेल्टा वी। अच्छा बुक में वी लिखा रहेगा, मैंने बताया था बच्चा वी लिखो डेल्टा वी लिखो, फिलहाल चल जाएगा। 12th में डेल्टा वी लिखना है कि नहीं, ट्रायंगल वी नहीं है, डेल्टा वी है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल, राइट, डिफरेंस इन पोटेंशियल। अच्छा फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक करंट का, याद करो फटाक से। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था Q बाय T। अच्छा वैसे जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो आपके दिमाग में भी वो चीजें आनी चाहिए, आप भी रिपीट करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ और आप ऐसे पिक्चर देख लो, तो यहाँ पर कोई शाहरुख खान या सलमान खान की कोई मूवीज नहीं चल रही है क्या, बैठे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बढ़िया से डिटेल में वीडियो जब देखते हो तो आप कोशिश करो कि जब मैं लिखूं उससे पहले ही आप उसको रिपीट कर लो, या आप अपने मन में बोल दो, ठीक है राइट। अच्छा तो फॉर्मूला क्या था, I = Q by T। Q क्या होता है बच्चा? Q होता है चार्ज, है ना। T क्या होता है बच्चा? T होता है टाइम, है कि नहीं। अच्छा अगर मैं यूनिट की बात करूं, पहले हम लोग ये पार्ट भर लेते फिर वो पार्ट भरेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, करंट का I है ना, फॉर्मूला होता है Q by T। Q मतलब चार्ज और T मतलब टाइम। अच्छा यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? जूल, है क्या? जूल होता है? नहीं ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है? जूल होता है क्या? नहीं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जूल तो वर्क का यूनिट है कि नहीं। तो चार्ज का यूनिट कूलम, है कि नहीं। टाइम का यूनिट सेकंड्स, है कि नहीं। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, या फिर कूलम सेकंड इनवर्स, है कि नहीं। कूलम सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड क्या हो गया? यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा कूलम पर सेकंड को ये हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं या और एक नाम देते हैं, विच इज नथिंग बट एम्पियर, है कि नहीं, एम्पियर। अच्छा एम्पियर इज नथिंग बट एसआई यूनिट ऑफ करंट। लिखते कैसे? ए करके लिखते हैं ना, अपने चार्जर में देखा होगा 1.2 एम्पियर, है ना, 1.5 एम्पियर। अगर आपके आसपास कहीं चार्जर पड़ा है तो भाई जो एडाप्टर होता है वो उठा के देख लो, आपको उसको वहां पर कहीं तो लिखा हुआ मिल जाएगा 1.3 1.5 एम्पियर, ए लिखा रहेगा। तो एम्पियर का मतलब क्या है? करंट का ऐसा यूनिट है वो, ठीक है। ए मतलब एम्पियर, एम्पियर इज नथिंग बट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस या कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? तो उसका नाम क्या था, हमने पढ़ा था, विच इज नथिंग बट एमीटर। नहीं एमीटर एक डिवाइस होता है, राइट। उसको हम लोग सर्किट में कैसे दिखाते हैं? ऐसे कुछ दिखाते हैं, ए लिख देते है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिख देते हैं। और याद रखना एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सर्किट में सीरीज में लगता है। कैसे लगता है? सर्किट में सीरीज में लगता है। सीरीज पैरेलल क्या है? अगली वीडियोस में या आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट याद रख लो एमीटर सीरीज में लगता है, ठीक है। चलो अच्छा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अगर किसी कंडक्टर में कंडक्टर मतलब या वायर हो गया या कोई मेटेलिक स्ट्रिप हो गया या मेटेलिक रॉड हो गया, कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जब चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन बोल लो, है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करे, क्या हो? चार्ज फ्लो करे, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, है कि नहीं, राइट भाई, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो करंट कहां जाएगा? लेफ्ट टू राइट, तो करंट जाएगा लेफ्ट टू राइट, है कि नहीं। हमने इतना पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो करंट लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये, तो करंट का डायरेक्शन ये, ऑपोजिट चलना है कि नहीं। तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करता है, तो उस वायर में, उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट I, ठीक है। अच्छा अब जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या था? डेल्टा V। फॉर्मूला क्या है बच्चा? फॉर्मूला याद करो फटाक से। डेल्टा V इज इक्वल टू, याद कर लिया, क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा वर्क को हम लोग W करके लिख देते हैं, है ना, और चार्ज को हम लोग Q करके लिख देते हैं, तो W by Q, है ना। डेल्टा V इज नथिंग बट W by Q। अच्छा यूनिट की बात करें तो बच्चा वर्क का यूनिट इस बार कूलम या जूल? वर्क का यूनिट जूल, है कि नहीं, तो वर्क का यूनिट जूल। अच्छा चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट कूलम होता है, राइट। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम।
तो वर्क हो गया जूल, इसका हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। आप ऐसे लिख दो जूल पर कूलम, या फिर आप ऐसे लिख दो जूल कूलम इनवर्स, दोनों बात सही है, दोनों एक ही बात है यार, जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स, है कि नहीं। तो बच्चा ये हो गया इसका यूनिट, किसका यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया। चलो बढ़िया है। अच्छा ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो क्या हम जूल पर कूलम लिखते हैं, नहीं, हम ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, ऐसा यूनिट में लिखते हैं वोल्ट, है कि नहीं। जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वी से, है ना, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वोल्ट, है ना। जैसे आपने बैटरी में कभी देखा होगा, बैटरी में ये एडाप्टर्स जो होते हैं, चार्जर एडाप्टर्स, उसमें भी आपने देखा होगा यार 5 वोल्ट, है ना, 20 वोल्ट या 220 वोल्ट, है ना। हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई है कि नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे होम अप्लायंसेस में 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, 220 वोल्ट, है कि नहीं। तो ऐसा लिखा रहेगा 220 वी, 220 वी। वी क्यों लिखते हैं बच्चा, क्योंकि वी इज नथिंग बट वोल्ट एंड वोल्ट इज नथिंग बट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। राइट, ये तो एक एग्जांपल है बच्चा, हर जगह पे यही नहीं होता है, एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करना है हमें, तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई, वोल्ट मीटर, है ना, याद आ रहा होगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। अच्छा वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना भाई, कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, उसके हमेशा पैरेलल लगता है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, हमेशा पैरेलल लगता है। जैसे ये एम मीटर, वो वोल्ट मीटर, राइट। एम मीटर सीरीज में लगता है, किसी रेजिस्टर या बल्ब के सीरीज में लगता है, और जो वोल्ट मीटर होता है, रिपीट करो, एम मीटर किसी रेजिस्टर या बल्ब के सीरीज में होता है, लाइन में होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो बल्ब या रेजिस्टर के पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा डेफिनेशन की बात करें, याद करो डेफिनेशन क्या था, राइट। आपको याद होगा भाई, अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है, उसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना चाहता हूं, मान लो मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट लेके आना चाहता हूं, तो जितना भी आपने वर्क किया, जितना भी आपने इसको यहां से यहां लाने में वर्क किया, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ए और बी का, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, राइट, लिख सकते हैं वर्क डन इन moving charge from one point to another, है ना, to another point, है ना, राइट। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, राइट। जैसे पॉइंट, वन पॉइंट मतलब फ्रॉम पॉइंट ऐसे लिख देते, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट की जगह हम लोग लिख देंगे पॉइंट बी। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगेन वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ए टू बी। अच्छा इधर डायग्राम हमने B2A लिया, यहाँ पर भी B2A ले लेते, ठीक है, राइट। आप डायग्राम बना सकते हो, तो यार आप यहाँ पर P लिख लो, Q लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर डेफिनेशन में भी PQ हिसाब से लगा लेना, ठीक है। लाइक क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते हो, तो आपने जितना काम किया वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का, है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, काम जो आप करते हो ए से बी या बी से ए लेके जाने में, इसको एक चार्ज को, राइट, याद है, राइट। इसका डेफिनेशन आपको लास्ट वीडियोस में भी मिल जाएगी, तो इतना हमने कुछ खास पढ़ा था, है कि नहीं, राइट, ये सब चीजें पढ़ी थी। अच्छा अब सुनिए यार यहाँ पर, तो अब हुआ क्या ना यार भाई, लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था, लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता था, तो यार ओम जो थे, है ना, ओम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा यार क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्तेदारी है, कोई रिलेशन है ना, कोई फॉर्म है, क्या ये इसका चाचा है, क्या ये इसका मामा है, कुछ तो रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच में। तो वो ढूंढने की कोशिश की उन्होंने, जो कि बहुत इजी है, ठीक है, राइट। क्या उन्होंने सोचा कि क्या इन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है जो मैं अगर कैलकुलेट करूं, है ना, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इन दोनों के बीच का मेरे को कुछ रिलेशन मिल जाए, कोई तरीके से इन दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं किसी फॉर्मूला में, है ना। भाई करंट का अपना फॉर्मूला है, पोटेंशियल का अपना फॉर्मूला है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिस फॉर्मूला से ये दोनों एक साथ आ जाए, है कि नहीं, राइट। तो बच्चे देखो इसको जिसने काम किया, इसके ऊपर जिसने काम किया, उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। भाई इन्होंने एक लॉ पास किया था, कब भाई 1827 में, ठीक है नहीं, ऑफ कोर्स बहुत पहले का है, मतलब बहुत पुराना लॉ है, ठीक है, जिसको ओम्स लॉ करके हम लोग पढ़ते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक, राइट भाई, नाम है एक फिजिशियन था, या मतलब बोल सकते जो फिजिक्स में थोड़ा सा काम, अच्छा ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, मतलब बहुत अच्छा इनका मैथ्स भी था, ठीक है, राइट। तो 1827 में इन्होंने एक लॉ पास किया जिसका नाम पड़ा ओम्स लॉ, है कि राइट। ये लॉ बहुत सिंपल है, सुनो कोशिश करते समझने की, ठीक है, पहले समझ लो। वो आज के दिन में ये लॉ लगता है कि यार कोई भी बता सकता है यार, आप भी इसको बना लेते लॉ आज के दिन में, अगर ये पहले से बना हुआ नहीं होता तो आप बढ़िया से लॉ बना लेते और आप भी नोबेल प्राइज उठा के ले आ जाते, काफी इजी है। सुनो क्या हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी देती है, जैसे बैटरी भी बोल सकते हैं और सेल भी बोल सकते हैं कि नहीं,
है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या सेल देता है, याद है, लालच, है ना, तो बैटरी या सेल लालच देता है, उस लालच को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सुनो, ठीक है, अच्छा क्या मेरे को बात बताओ, अगर मेरे पास एक छोटी सी बैटरी है और मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, तो वो बल्ब डीम जलेगा, है कि नहीं, अगर छोटी सी बैटरी है और मैंने एक बल्ब लगाया तो बल्ब डीम जलेगा, ऑब्वियस चीज है। अच्छा अगर मैंने एक छोटी सी बैटरी हटा दी और छोटी सी बैटरी की जगह पर एक बहुत बड़ी वाली बैटरी लगाई, बड़ी बैटरी, है ना, तो क्या अब ये बल्ब डीम जल रहा होगा या ब्राइट जल रहा होगा, ऑफ कोर्स ब्राइट जल रहा होगा, है ना। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी या जितनी बड़ी बैटरी, सुना, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा लालच, और जितना ज्यादा लालच उतने इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएंगे, और जितनी ज्यादा लालच जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा करंट। ऑब्वियस चीज है बच्चा, सुनिए, छोटी सी बैटरी है और आपका बल्ब डीम जल रहा है, तो दो प्रॉब्लम हो सकती है, शायद ये बैटरी छोटी है, दूसरी चीज हो सकती है कि बल्ब खराब है ना। तो आप क्या करिए, बैटरी हटाओ और दूसरी बैटरी लगाओ, थोड़ी बड़ी वाली बैटरी लगाओ, तो क्या अभी भी वो जो बल्ब है अभी भी डीम जल रहा होगा, नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता है। अच्छा आपने कभी नोटिस भी किया होगा, बहुत बार क्या होता है ना, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मोस्टली रेनी सीजन में हमने नोटिस किया होगा कि यार बहुत बार क्या होता है ना, हमारे घर के पंखे एकदम स्लो घूमने लग जाते हैं, बल्ब एकदम डीम जलता है, एकदम 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 उसकी ब्राइटनेस एकदम कम हो जाती है ना, नोटिस किया होगा, फिर आप लोग डर जाते हैं, अरे टीवी बंद करो, फ्रिज बंद करो ना, खराब हो जाएगा, ये वो एक्सवाइजेड है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, देख सुना होगा, कभी ना कभी आपने अपने घर में देखा भी होगा कि बहुत बार क्या होता है ना, कभी कभी रेनी सीजन में लाइट कंप्लीटली जाती नहीं है, लाइट पूरी तरीके से जाती नहीं है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर हमारे पंखे बहुत स्लो घूम रहे हैं, बल्ब एकदम एकदम डीम जल रहा है ना, उसकी ब्राइटनेस एकदम कम हो गई है, तो हम सोचते हैं ये क्या हुआ, तो होता क्या ना, उस टाइम पर वोल्टेज गिर जाता है, वोल्टेज का मतलब वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज गिरने की वजह से ओवरऑल फ्लो ऑफ करंट गिर गया, फ्लो ऑफ करंट गिर गया, इसके लिए ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कम हो गई, है ना, पंखा अब स्लो घूम रहा है ना, राइट, क्योंकि ओवरऑल सर्किट में करंट कम हो गया, तो वोल्टेज गिरता है, सुनना, रेनी सीजन में जब वोल्टेज गिरता है मतलब पोटेंशियल कम होता है, तब लालच कम हो जाती है, और वो लालच कम होने की वजह से उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट कम, तो बल्ब भी अब उतना ब्राइट या उतना ऐसा तेज रोशनी के साथ नहीं जलेगा। ये काफी इजी चीज है, समझना है ना, जितनी बड़ी बैटरी उतना पंखा तेज घूमेगा, जितनी छोटी बैटरी उतना पंखा धीरे 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 करके घूमेगा, है ना, जितनी बड़ी बैटरी उतना बल्ब ब्राइट जलेगा, जितनी छोटी बैटरी उतना बल्ब डिम जलेगा, ऑब्वियस चीज है। यही बात जॉर्ज साइमन ओम ने बोली थी, बट फर्क क्या था ना यार, आज के दिन में ये चीज समझना काफी हमारे लिए इजी है, हर एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, बट यार ये तो उस जमाने की बात है ना, 18/27 जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो यार उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई सुनो, जितनी बड़ी बैटरी, सुनो, इन्होंने बोला जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा लालच, और जितना ज्यादा लालच उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी ज्यादा लालच उतना चार्ज ज्यादा तेज फ्लो करेगा, और चार्ज जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतना उस सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट भी बढ़ गया। बैटरी बड़ी लगाओगे तो लालच ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। देखो पूरी बात को छोटे में समझते हैं, छोटी बैटरी रहेगी बल्ब डिम जलेगा, बड़ी बैटरी होगी डिम ब्राइट जलेगा, सॉरी बल्ब ब्राइट जलेगा, रिपीट करता हूं, छोटी बैटरी बल्ब डिम जलेगा, बड़ी बैटरी बल्ब ब्राइट जलेगा। छोटी बैटरी है मिक्सर नहीं घूमेगा, करके स्लो शायद घूम जाए, है ना, बड़ी बैटरी होगी मिक्सर धड़ाधड़ घूमेगा, सीधी सी बात है भाई। अगर आपको टीवी चलानी है तो छोटी बैटरी से चलाओगे, बड़ी बैटरी चाहिए, भाई बड़ी बैटरी चाहिए। सुनो, अगर आपके घर में एसी है, ठीक है, सुन लो, अगर आपके घर में एसी है, क्या आप पेंसिल सेल से एसी चला पाओगे? पेंसिल से देखा होगा सबने, रिमोट कंट्रोल के पीछे आता है, मान लो लाइट चली जाती है और गर्मी बहुत हो रही है, तो एसी चलाने के लिए पेंसिल सेल का इस्तेमाल करोगे क्या? ऑब्वियसली मतलब यार 100% हम सबको पता है कि नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे? बच्चा छोटी सी बैटरी, छोटा सा लालच, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा सा करंट, और छोटे से करंट में एसी नहीं चलेगा। एसी चलाना है, ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। छोटी बैटरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैटरी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यही बात ओम ने बताई थी। नाम क्या था भाई? जॉर्ज साइमन ओम। भाई कब दिया था ओम्स लॉ? कब आया था? 1827। बच्चे 1827 इनका बर्थ ईयर नहीं है, बर्थ ईयर नहीं है, 1827 में इन्होंने ओम्स लॉ दिया था, ठीक है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला था? जितनी बड़ी बैटरी उतनी ज्यादा लालच, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उतना उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा,
और जितना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा उतना वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से या वो डिवाइस अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अच्छा फिर भी अगर अभी कुछ बच्चों को फिर भी अभी तक नहीं समझ में आया तो अच्छा एक मिनट के अंदर एक वीडियो चलेगा, राइट, जिसके अंदर मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ गया, है कि नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए भाई पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपको, है कि नहीं, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। रिपीट करो बच्चा, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई मत करो, स्क्रीनशॉट लिया है नोट्स बनाने के लिए, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। अब एक एनिमेशन आ रहा है, उस एनिमेशन के थ्रू ओम्स लॉ को समझ लो, फिर ओम्स लॉ के ऊपर और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलो देख लो, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या देखा कि जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ शिफ्ट किया तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब भी डबल हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो ब्राइटनेस भी डबल हुआ। तो उन्हें लगा कि भाई करंट भी बढ़ गया होगा सर्किट में, जो कि ऑब्वियस चीज़ है, हम सबको पता है। जब हम बड़ी बैटरी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस सर्किट में करंट भी ज़्यादा फ्लो करता है। तो उन्होंने एक फंडामेंटल लॉ पास किया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा उस सर्किट में करंट। ठीक है, तो चलो मेरे हिसाब से आप सबने वीडियो देख लिया होगा, है कि नहीं, राइट। जिनको बोर्ड के थ्रू समझा था बहुत अच्छी बात है, भाई जिनको बोर्ड के थ्रू नहीं समझा उन्होंने वीडियो में समझने की कोशिश की होगी, है कि नहीं। तो चलो अब ओम्स लॉ को थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। तो भाई ओम्स लॉ है ना, किसने दिया था याद कर लेते, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कब दिया था, 1827 में, है कि नहीं, 1827 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मतलब मैंने वीडियो में कहीं ना कहीं बताया था कि जो ओम थे वो एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, मतलब बहुत अच्छे मैथ्स में बहुत अच्छे थे वो, ठीक है। तो यार एक चीज है ना, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, है ना, कभी भी मैथ्स में आप जब ग्राफ बनाते हो, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स हैंड इन हैंड चलता है। जैसे हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बताते हैं कि अगर मैथ्स भाई क्वीन है तो फिजिक्स किंग है ना, भाई राजा रानी के बिना बिगर अधूरा है। तो भाई जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना बच्चा, तो मैथ्स तो आना ही आना है, तो थोड़ा सा मैथ्स से लगाव हो जाना चाहिए अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो, है कि नहीं। तो होता क्या था ना, देखो यार कभी भी आप जब मैथ्स करते हो तो आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, है कि नहीं, राइट। और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो भाई मैथ्स में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैथ्स में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। बच्चे मैथ्स का टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी सी मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना डिटेल जा रहा हूं, ठीक है। राइट, आपने अपने ग्राफ में, मतलब सॉरी ग्राफ में नहीं, आपने अपने टेक्स्ट बुक में ओम्स लॉ के टॉपिक में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ग्राफ देखा होगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में कहीं तो एक ग्राफ बना हुआ है कि नहीं। तो वो ग्राफ समझने के लिए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। मैथ्स में एक टॉपिक है, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। y पे वो रखो जो y एक्सिस पे रखा हुआ है, x पे वो रखो जो x एक्सिस पे रखा हुआ है, और c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे कुछ, आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है उसको छोड़ दो, सुनो मैं बोल रहा हूं आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आपने ग्राफ बनाया, आपके जितना भी डेटा था उस डेटा से आपने ग्राफ बनाया और एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, ठीक है, किसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग एन इक्वेशन कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, y पे वो रखो जो y एक्सिस पे, x पे वो रखो जो x एक्सिस पे है, राइट। m होता है इस ग्राफ का स्लोप, m होता है इस ग्राफ का स्लोप, ठीक है। भाई स्लोप का मतलब ग्राफ कितना टिल्टेड है, ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी टिल्टेड है, कितनी ऊपर है, इसको कहते हैं स्लोप। जैसे देखो अगर कोई लाइन ऐसे बनती है, राइट, इसी ग्राफ में समझो, अगर कोई लाइन ऐसे बनती है ऐसे, तो भाई अगर इधर एक बंदा खड़ा कर दूं, इस लाइन पर एक बंदा खड़ा दूं, तो इसके इसको बंदे को डर लगेगा, नहीं, इस बंदे को डर नहीं लगेगा क्योंकि एकदम फ्लैट है। जब लाइन फ्लैट होती है ना, इसका मतलब स्लोप नहीं है, इसका मतलब स्लोप नहीं है। तो इस ग्राफ का m 0 है। m 0 क्यों, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप m है और m 0 है, क्योंकि स्लोप है ही नहीं, उस बंदे को डर ही नहीं लग रहा है। बट अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर लूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अब इस बंदे को खड़ा कर दूं, क्या बंदे को थोड़ा सा डर लगेगा, है ना, लगेगा ना, उसको ऐसा लगेगा मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि अब स्लोप आ गया। जब लाइन स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी टिल्टेड हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, तो बन गया एक स्लोप, है ना। अब इस ग्राफ का स्लोप 0 डेफिनेटली नहीं है। तो मतलब स्लोप निकालने का तरीका होता है बाय यूजिंग tan थीटा। मैथ्स से स्लोप निकालने का तरीका होता है बाय यूजिंग tan थीटा। अच्छा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। पर याद रख लो, जब भी आप मैथ्स में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आप फिर मैथमेटिकली एक ग्राफ बनाते हो, और अगर वो ग्राफ में एक सीधी लाइन आती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y पर वो रखो जो y एक्सिस पे रखा हुआ है,
m मतलब उस ग्राफ का स्लोप, x में वो रखो जो x एक्सिस पे रखा हुआ है, और c होता है y इंटरसेप्ट। अच्छा y इंटरसेप्ट क्या होता है? ये लाइन y को कहां से काट रही है, ये लाइन y को किस पॉइंट से काट रही है, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ में यहां पर 2 लिखा होता, अगर इस ग्राफ में यहां पर 2 लिखा होता तो y इंटरसेप्ट हो जाता 2, y इंटरसेप्ट हो जाता 2, y इंटरसेप्ट 2 हो जाता। c मतलब y इंटरसेप्ट। रिपीट करो बच्चा, अगर आप कोई फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आपके पास एक डेटा निकल के आता है, क्या निकल के आता है? एक डेटा निकल के आता है, तो उस डेटा की मदद से आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो। आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, जैसे आपने देखा होगा हम लोग है ना पॉपुलेशन काउंट करते हैं, है कि नहीं? पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जब सेंसस होता है तो पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, फिर उस पॉपुलेशन काउंट का एक ग्राफ नहीं बनता है ना। जैसे अभी अगर आप देखो तो जब भी क्रिकेट मैच होती है तो क्रिकेट मैच में जितने भी बॉल फेंके, जितने भी रन आए, कब कब विकेट्स गई, XYZ, है ना, वो सारा डेटा कैलकुलेट होता है और फिर उस डेटा की मदद से ग्राफ प्लॉट होता है। यस और नो? ऑफ कोर्स क्रिकेट वाले ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होते, सीधे नहीं होते, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, नो डाउट, ठीक है, मुझे पता है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक डेटा आया, उस डेटा की मदद से आपके पास कोई थियोरेटिकल डेटा आ गया, उस डेटा की मदद से आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, और अगर आपने ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर आपकी सीधी लाइन बन के आती है तो उसको हम, उसी ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c। ठीक है? अच्छा y क्या है? जो y एक्सिस पर रखा हुआ है। x क्या है? जो x एक्सिस पर रखा हुआ है। m क्या है? ग्राफ का स्लोप, कि ग्राफ में लाइन कितनी टिल्टेड है, कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा। ठीक है? व्हाट इज c? c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट, वो लाइन y को कहां से काट रही है। बच्चा ये बात याद रख लो, ठीक है? राइट, आपके मैथ्स टीचर आपको कभी ना कभी ये बात सिखाएंगे, तो काम आ जाएगा, है कि नहीं? राइट, तो फिलहाल उन्हें ओम्स को, ओम तो भाई मैथमेटिशियन है ना, राइट, उनको मैथ्स पसंद था, तो क्या उनको ये चीज पता नहीं होगी? ऑफ कोर्स उनको ये चीज पता थी। ठीक है? राइट, अब सुनो, समझो, कोशिश करो। ओम भैया ने क्या किया भाई? ओम भैया क्या करते हैं? ओम भैया सोचते हैं यार मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने एक बैटरी लगाई। ठीक है? उन्होंने एक बैटरी लगाई। मान लो ये जो भी बैटरी लगाई, ये बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट ऐसा मान लो, है ना। बैटरी का वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 3 वोल्ट है। कितना है? 3 वोल्ट है। लगाई, फिर इन्होंने बल्ब ऑन किया। जैसे बल्ब ऑन किया तो वोल्ट मीटर में कितना लिखा हुआ है? 3 वोल्ट। अच्छा, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल कैलकुलेट करना, एंड पोटेंशियल देता कौन है? बैटरी देता है। तो अगर आपने बैटरी 3 वोल्ट की लगी है या 3 वोल्ट की लगाई है, अगर आपने बैटरी 3 वोल्ट की लगाई है तो वोल्ट मीटर भी तो 3 वोल्ट ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही 3 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी 3 वोल्ट की है। लेकिन बैटरी ही तो पोटेंशियल देती है। डन, राइट। और देखो वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टर या बल्ब के पैरेलल लगता है, ये भी हमने इसी वीडियो में भी पढ़ा है कि नहीं? राइट। अच्छा, तो इन्होंने देखा कि भाई जब ये बैटरी ऑन की, बल्ब जला, भाई वोल्ट मीटर 3 वोल्ट बता रहा है ना। तो एम मीटर देखा, तो एम मीटर में जो रीडिंग आई, एम मीटर की जो रीडिंग थी, एम मीटर के अंदर रीडिंग आई 1 एम्पियर, मान लो, है ना, 1 एम्पियर रीडिंग है। तो इन्होंने बोला यार जब मैं 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं तो रीडिंग आती है, करंट की रीडिंग आती है 1 एम्पियर। तो इन्होंने बोला 3 वोल्ट के लिए करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 1 एम्पियर। तो यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है? फिर इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ी बड़ी बैटरी लगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई? 3 वोल्ट की जगह पर थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगा दी, है ना, बड़ी बैटरी लगा दी। मान लो इस बार 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो जैसे इन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो वोल्ट मीटर ने क्या कैलकुलेट किया? 6 वोल्ट, क्योंकि बैटरी ही तो पोटेंशियल देती है, एंड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। तो बैटरी 6 वोल्ट की है तो पोटेंशियल भी कितना कैलकुलेट हुआ होगा? 6 वोल्ट। अच्छा, अब इन्होंने बोला अच्छा बल्ब सेम जल रहा होगा, ब्राइट जल रहा होगा? ब्राइट जल रहा होगा, क्योंकि भाई अगर आपने बैटरी बड़ी लगाई तो बल्ब भी थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा। तो अब बल्ब जो है ना, बल्ब राइट, वो बल्ब थोड़ा सा और ब्राइट जलने लगा, बल्ब थोड़ा सा और ज्यादा रोशनी देने लगा, थोड़ा ब्राइट जलने लगा, जो कि ऑब्वियस है ना। बल्ब थोड़ा सा और ब्राइट हो गया, और ज्यादा रोशनी, तगड़ी वाली रोशनी देने लगा, है कि नहीं? राइट। और अब एम मीटर की रीडिंग बदल गई, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग बदली तो एम मीटर की भी रीडिंग बदल गई। और अब एम मीटर की रीडिंग आ रही है 2 एम्पियर। एम मीटर क्या कैलकुलेट करता है? एम्पियर। तो कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्होंने देखा जब 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तब करंट निकल के आया, इलेक्ट्रिक करंट निकल के आया 2 एम्पियर। तो इन्होंने फिर से एक ग्राफ मार्क किया, ऐसा कुछ पॉइंट यहां पर आ गया। ठीक है? राइट, पॉइंट यहां पर आ गया कि जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में 2 एम्पियर का है तो पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 6 वोल्ट का है। फिर इन्होंने बोला यार चलो और एक काम करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैटरी थोड़ी और बड़ी लगाई, अब और एक बैटरी लगा दी। ठीक है? और बड़ी बैटरी लगा दी, थोड़ी सी बैटरी और बड़ी लगा दी। इन्होंने क्या देखा? अब बैटरी को कर दिया उन्होंने 9 वोल्ट। अच्छा, बैटरी अगर 9 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का होगा। तो भाई यहां पर वोल्ट मीटर क्या बता रहा है? 9 वोल्ट।
क्योंकि बैटरी ही तो पोटेंशियल देती है, तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। अब इन्होंने देखा कि भाई बल्ब और तेज जलने लगा, जो बल्ब है ऑफ कोर्स यार बच्चा बैटरी बड़ी बढ़ाते जा रहे हो, बड़ी बड़ी बैटरी लगाते जाओगे तो बल्ब और ब्राइट जलेगा ना, तो बल्ब और ब्राइट जला और तेज रोशनी निकलने लगी इसमें से, ये और ब्राइट होने लगा, और ब्राइट हो गया, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, है कि नहीं? राइट, ऐसे ब्राइट करते गए मान लो ये भाई रोशनी भर भर के रोशनी दे रहा है, तो बल्ब और ब्राइट हो गया। अब एम मीटर की रीडिंग बदल गई, अब एम मीटर की रीडिंग आ रही है 3 एम्पियर। बच्चा बड़ी बैटरी लगाओगे तो ज्यादा पोटेंशियल आएगा, ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा लालच मतलब बल्ब और ब्राइट जलेगा, और बल्ब अगर और ब्राइट जल रहा है मतलब सर्किट में करंट ज्यादा है। करंट कैलकुलेट कौन करता है? एम मीटर। तो एम मीटर ने क्या कैलकुलेट किया? 3 एम्पियर। तो इन्होंने क्या देखा, जब पोटेंशियल 9 वोल्ट का दिया, जब पोटेंशियल 9 वोल्ट का दिया बाय यूजिंग 9 वोल्ट बैटरी, जब पोटेंशियल 9 वोल्ट का दिया बाय यूजिंग 9 वोल्ट बैटरी, तो करंट निकल के आया 3 एम्पियर। करंट कितना निकल के आया? 3 एम्पियर। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, अगर आप इसको भाई स्केल की मदद से अगर करोगे तो ये और अच्छा ग्राफ बन के आता है। ठीक है, अभी ऑफ कोर्स मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट ये मार्क हुआ, दूसरा पॉइंट ये मार्क हुआ, तीसरा पॉइंट ये मार्क हुआ। फिर इन्होंने इन सारे पॉइंट को जोड़ने की कोशिश की, तो जब इन्होंने भाई सारे पॉइंट को जोड़ने की कोशिश की तो एक सीधी लाइन बन के आई, एक सीधी लाइन बन के आई। क्या बन गया? सीधी लाइन। राइट, इसके लिए आप ग्राफ में देखते हो डेल्टा V वर्सेस I, पोटेंशियल वर्सेस करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है यार, देखो ये बहुत हार्ड नहीं समझना। देखो भाई मेरे पास ऑफ कोर्स ये चीज करवाना पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं, बट हम इस माचिस की मदद से ये चीज समझ सकते हैं। देखो कोशिश करना समझने की। अगर मैं इस माचिस को एक कांडी लेता हूं, एक तीली है ना, अगर एक तीली लेता हूं और मैं इसको ऐसे जलाता हूं तो आपने एक ब्राइटनेस देखी होगी, ये ब्राइटनेस देख लो एक बार, याद कर लो। अच्छा चलो इसको फेंक देते भी, है ना। आपने एक को जलाया, अब अरे वाह बढ़िया से धुआं निकला, चलो ठीक है, छोड़ो, है कि नहीं? राइट, आपने एक माचिस की तीली जलाई, आपने एक ब्राइटनेस नोटिस की होगी। मैं क्या करता हूं, इस बार एक की जगह पर 2 माचिस को साथ में जलाता हूं। अच्छा, क्या ब्राइटनेस लेवल सेम है या बढ़ गया होगा? ऑफ कोर्स ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि तीली 2 हो गई। चलो इसको भी पोंछ देते हैं, हटाओ, है कि नहीं? बहुत है माचिस यार, टेंशन नहीं है अपने पास, है कि नहीं? बहुत है। अब मैं क्या करता हूं भाई, 3 माचिस की कांडी ले लेता हूं, है कि नहीं? 3 ले लेते हैं, 3 तीलियां, है कि नहीं? अब क्या करें, 3 को जलाते हैं, ओ ये तो और ब्राइटनेस है। तो आप देख रहे हो जैसे मैं तीलियों, नंबर ऑफ तीली है ना, माचिस की कांडी, हम लोग कांडी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई माचिस की कांडी जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं, 1 से 2, 2 से 3, तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है। बच्चा उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी बड़ी और बड़ी बैटरी लगाते जाओगे तो सर्किट में करंट भी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस चीज है। ठीक है, तो करंट बढ़ाना है तो आपको बड़ी बैटरी लेनी पड़ेगी। जैसे अगर इस बल्ब को जलाना है तो आप चलो छोटी बैटरी से जला भी लोगे, बट अगर यहां पर बल्ब की जगह पर एसी होता तो एसी को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, एसी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए, और बहुत ज्यादा करंट छोटी बैटरी से नहीं होता। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने समझा कि भाई एक तीली थोड़ा कम ब्राइटनेस देती है, भाई 2 तीली इस्तेमाल की तो ज्यादा ब्राइटनेस, 3 तीली इस्तेमाल की तो और ज्यादा ब्राइटनेस, है कि नहीं? 4 करता तो और ज्यादा, 5 करता तो और ज्यादा। उसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब बैटरी बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है भाई करंट भी बढ़ रहा है। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एक ग्राफ प्लॉट किया, और ये ग्राफ क्या था? इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे किया जाता है? एमीटर से, और पोटेंशियल को मेजर किससे किया जाता है? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर कैसे लगता है? पैरेलल, और एमीटर कैसे लगता है? सर्किट में सीरीज में लगता है कि नहीं? और इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया जो कि निकल के आया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलो वेल एंड गुड, चलो इतना तो समझ गया, है कि नहीं? अब आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कौन सा इक्वेशन लगता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y पे क्या रखो? जो y एक्सिस में है। y एक्सिस में क्या है? इस बार y एक्सिस में क्या है देख लो, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा v है, तो मैंने डेल्टा v लिख दिया, है कि नहीं? अच्छा, m रहने दो, है कि नहीं? अच्छा, x की बात करें, x की अगर मैं बात करूं तो x क्या होता है? जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर क्या है? x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट है, इसके लिए मैंने I लिख दिया। अच्छा, c क्या होता है बच्चा? c होता है y इंटरसेप्ट, c होता है y इंटरसेप्ट। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां से काट रही है? तो भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां से काट रही है? ओरिजिन से काट रही है, और ओरिजिन मतलब क्या होता है? 0,0, है कि नहीं? भाई जो स्ट्रेट लाइन निकल के आई
वो y एक्सिस को कहां से काट रही है, जीरो से काट रही है, इसके लिए c की जगह पर क्या आ गया, c की जगह पर जीरो आ गया, विच इज नथिंग बट डेल्टा v इज इक्वल टू एम आई, डेल्टा v इज इक्वल टू एम आई। अच्छा अब ये जो m है हमने पढ़ा था ना, ये m क्या होता है बच्चा, m होता है इस ग्राफ का या किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप, है ना। तो फिर इनके दिमाग में आया यार ये m क्या है, m तो ग्राफ का स्लोप है। तो इन्होंने सोचा क्या स्लोप बदल रहा है या स्लोप सेम है। सुनो, क्या स्लोप बदल रहा है या स्लोप सेम है, आप खुद सोचो। अगर एक बंदा यहां पर खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहां पर खड़ा है, तो दोनों का जो फीलिंग होगा, दोनों के जो इमोशंस होंगे, कोई डर होगा स्लिप होने का, वो दोनों का डर सेम होगा। क्योंकि बच्चा जब हम ऐसे रखते हैं तो अच्छा ऑफ कोर्स वो ऊपर है तो उसको थोड़ा ज्यादा डर लग रहा होगा हाइट की वजह से, है ना, हाइट की वजह से, स्लोप की वजह से नहीं। दोनों को जो स्लिप होने का डर है वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए स्लोप सेम है। जा रहा है दिमाग में, है कि नहीं। तो इन्होंने बोला यार ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है, स्लोप तो कांस्टेंट है। तो यार ये चीज है क्या, ये चीज है क्या। फिर इन्होंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, थोड़ा सा और दिमाग लगाया और फिर इन्होंने इस स्लोप का नाम रख लिया हमारे मूवी का विलन, रेजिस्टेंस। अच्छा आपने ऐसा क्यों बोला सर, हमारी मूवी का विलन। बच्चा एक मूवी चल रही है, वो मूवी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट के सबसे तगड़े वाले टॉपिक्स रेजिस्टेंस से आता है, या सबसे हार्ड वाले न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस से आता है, इसके लिए मैंने विलन कह दिया उसे, है कि नहीं। तो इन्होंने बोला जब डेल्टा वी वर्सेस आई, रिपीट करते हैं, जब डेल्टा वी वर्सेस आई, पोटेंशियल वर्सेस करंट का एक्सपेरिमेंट से ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या होता है, जो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल, है ना, y एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल, तो मैंने पोटेंशियल लिख दिया। व्हाट इज m, स्लोप, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। x क्या होता है, जो x एक्सिस पे रखा गया है, x एक्सिस पे क्या रखा गया है, x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक करंट रखा गया है, प्लस c क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस को ये ग्राफ वाली लाइन कहां से काट रही है, तो ये लाइन y एक्सिस को कहां से काट रही है, जीरो से काट रही है, इसके लिए c की जगह पर हो गया जीरो। तो v इज इक्वल्स टू एम आई, ठीक है। m क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप। और इन्होंने क्या देखा, ये जो ग्राफ का स्लोप है वो हमेशा सेम आ रहा है। अभी अच्छा सर आप कैसे बता रहे हो कि ये ग्राफ का स्लोप सेम आ रहा है। बच्चा सुनो, अगर दो इंसान को मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो बच्चा दोनों का ना जो स्लिप होने का डर है ना वो सेम है, दोनों को स्लिप होने का डर सेम है, ठीक है, राइट। हाँ ऑफ कोर्स उसको ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो हाइट पर है, बट जो स्लिप होने का डर है वो दोनों का सेम है क्योंकि वो दोनों एक ही स्लोप पर है। कैसे बच्चा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि स्लोप को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है कैलकुलेट करने का तरीका, राइट, मैंने बताया था यूजिंग मैथ्स क्या बोलता है, बाय यूजिंग tan थीटा, है ना, बाय यूजिंग tan थीटा। चलो समझ आगे, राइट। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा, जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का एमीटर का और वोल्ट मीटर का डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक ऐसा सीधा लाइन बन के आता है ना, यहाँ पर एक सीधी लाइन बन के आई है। सुनो चलो, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते बी पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे देते सी पॉइंट। ऐसे समझो, थोड़ा कोशिश करते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या ये ऐसा है, इधर पोटेंशियल इधर करंट और ये ऐसा सीधा लाइन, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या इक्वेशन यूज करते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। कहां से आया, मैथ्स से आया। क्या हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, नहीं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट फिजिक्स की रानी कौन है, मैथ्स रानी है, तो रानी को पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा y क्या होता है, जो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा m लिख दिया। x क्या होता है, x वो होता है जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पे क्या है, करंट, प्लस c क्या होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी लाइन है वो y को कहां से काट रही है, तो भाई ये वाली लाइन y को कहां से काट रही है, जीरो से काट रही है, इसलिए c कितना हो गया, जीरो। इससे क्या निकल गया, डेल्टा v इज इक्वल टू एम आई, राइट। m क्या होता है बच्चा, m होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप, है ना। और इसी स्लोप को उन्होंने बोला कि ये स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होता है, स्लोप का मतलब कांस्टेंट। कैसा, m क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। इस ग्राफ का हर बार नहीं होता है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, राइट। और इसी चीज को उन्होंने फ्यूचर में नाम दे दिया, इसी स्लोप को, इसी m को उन्होंने फ्यूचर में नाम दे दिया रेजिस्टेंस। क्या दे दिया, रेजिस्टेंस। बच्चा रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल यहां पर समझो कि हम कैसे बोल रहे हैं रेजिस्टेंस मतलब स्लोप कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस मतलब इस ग्राफ का स्लोप, और ये स्लोप कांस्टेंट है कैसे पता, देखो हम लोग ना यूज करेंगे मैथ्स, वापस से थोड़ा सा मैथ्स। बच्चा याद रख लो, मैथ्स में जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, और यहां पर कोई एंगल हो, ठीक है, कोई थीटा हो, एंगल हो, एक सेकेंड,
ठीक है, यहां पर कोई एंगल हो थीटा हो, तो थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं ऑपोजिट, थीटा के बगल वाले को बोलते हैं बेस, ठीक है, या एडजेसेंट, कुछ कुछ टीचर एडजेसेंट भी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बच्चा जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लगते हैं, क्या लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, और उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में से एक फंक्शन है टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। बच्चा मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं सिखा रहा हूं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, आप अपने मैथ्स के टीचर से और डिटेल में चाहिए तो पूछ सकते हो, ठीक है, राइट। पर मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, जब जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर ऑपोजिट अपॉन बेस। मुझे बेस बोलना पसंद है, मैं बेस बोलता हूं, कोई टीचर एडजेसेंट बोलता है, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो, ठीक है। ऑपोजिट सामने वाला अपॉन बगल वाला, सामने वाला अपॉन बगल वाला, ठीक है, राइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन बेस, ठीक है। चलो, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्लोप निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका है, स्लोप निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका है, विच इज नथिंग बट टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, पहले ना ये ट्रायंगल पकड़ो, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ो, पकड़ लिया, यहां पर कौन सा, ये वाला, यहां से यहां, ये बराबर, ये छोटा वाला ट्रायंगल, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, ये छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, दिमाग में डाल दिया, ये छोटा सा ट्रायंगल डाल दिया, ओके चलो, ठीक है। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें लगाओ टेन थीटा, मतलब थीटा ये होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल, थीटा देखो, थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो टेन थीटा लगाओ, इधर टेन थीटा लगाओ। ऑपोजिट कितना है, 3, बच्चा ऑपोजिट कितना है, 3 अपॉन बेस, तो 3 अपॉन 1, ऑपोजिट 3 बेस 1, तो ऑपोजिट कितना आ गया, 3 अपॉन 1। कब, जब मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, कब, जब मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, चलो ठीक है। फिर से लगाओ टेन थीटा, फिर से लगाओ टेन थीटा। अब इस बार है ना बड़ा ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, इस बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये नहीं लेते इस बार, ये वाला नहीं लेते, बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, थीटा तो अभी वही है ना, लगाओ टेन थीटा, टेन थीटा होता है ऑपोजिट, सामने वाला कितना है, 6, ऑपोजिट 6 अपॉन बेस, बगल वाला, तो ऑपोजिट 6 बेस 2, सामने वाला 6 बगल वाला 2, तो ऑपोजिट अपॉन बेस 6/2। अच्छा 6/2 करोगे तो क्या आएगा, 3/1, 2 1 जा 2 3 जा, है कि नहीं, और 3/1 क्या होता है, 3। देखो पॉइंट पी का भी टेन थीटा 3 आ रहा है। अच्छा चलो हटाओ, और एक ले लेते हैं, पॉइंट सी का ले लेते हैं, पॉइंट सी का, तो पॉइंट सी के लिए मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया, बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल, एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल। और ऑपोजिट थीटा तो वही है, थीटा के लिए क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट ये, ऑपोजिट कितना है 9, ऑपोजिट ये कितना है 9, तो वापस से लगा लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट 9 अपॉन बगल वाला बेस कितना 3, बेस कितना 3, तो 3 1 जा 3 जा, मतलब 3/1 मतलब 3, मतलब देखो चाहे पॉइंट ए हो, चाहे पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी हो, रिपीट, चाहे पॉइंट ए हो, चाहे पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी हो, सबका टेन थीटा कितना निकल के आया 3, और सबका टेन थीटा 3 निकल के आया, मतलब सबका टेन थीटा का 3 निकल के आया, मतलब सबका स्लोप 3 है, और सबका स्लोप 3 है, मतलब इस ग्राफ का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 3 है। आप चाहे जो पॉइंट उठा लो, आप चाहे जो पॉइंट उठा लो, ठीक है। रिपीट करो, सुनो बच्चा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से एक डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा से एक ग्राफ तैयार किया। ये जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक इक्वेशन होता है, मैथ्स में हमेशा काम करता है वो इक्वेशन, y = mx + c। अब आप ये मत सोचो कि कहां से इक्वेशन है, भाई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो डीप में उतरने की जरूरत नहीं है। तो y = mx + c, y पे वो रखो जो y एक्सिस पे, तो y में वो रखा जो y एक्सिस पे पोटेंशियल, x में वो रखो जो x एक्सिस में है, x एक्सिस में कौन है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का i रख दिया, है ना, x में i रख दिया। भाई c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ये लाइन y को कहां से काट रही है, तो ये लाइन y को 0 से काट रही है, तो डेल्टा v = mi, डेल्टा v = mi। What is m? m is slope, m is slope, और इन्होंने बोला इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। इन्होंने बोला, ओम ने बोला कि जो इस ग्राफ का स्लोप है वो कांस्टेंट है, और इस ग्राफ का स्लोप ही फ्यूचर में बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये भी ओम ने ही बोला था, ठीक है, इन्होंने बोला इस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस है, इस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे करें, इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करो। तो हमें पता है मैथ्स में स्लोप निकालने का एक तरीका होता है बाय यूजिंग टेन थीटा, एंड टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, ठीक है। तो भाई आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, बड़ा ट्रायंगल लो, उससे बड़ा ट्रायंगल लो, हमेशा ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस हमेशा 3 आ रहा है। तो चाहे पॉइंट ए हो,
चाहे पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी हो, स्लोप कितना निकल के आया 3, मतलब tan थीटा सबका 3 है और tan थीटा सबका 3 है। tan थीटा अगर सबका 3 है मतलब सबका स्लोप 3 है, और अगर सबका स्लोप 3 है मतलब रेजिस्टेंस सबका रेजिस्टेंस 3 है। क्लियर हो गया यहां तक? सबका रेजिस्टेंस 3 है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस के बारे में बात किसने की? ओम ने की। तो भाई जब वो ऐसा यूनिट देंगे, यार अगर मैंने कोई चीज की डिस्कवरी की है तो मैं अपना नाम लगाऊंगा ना पीछे, तो इन्होंने बोला आज से रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, अच्छा हर चीज के पीछे यूनिट तो लगाना पड़ता है ना, तो उन्होंने बोला आज से रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। ठीक है भैया, ऐसा कौन लिखे, है ना, मजा नहीं आता लिखने में, है ना। हम लोग ऐसा लिखते क्या कभी, किलोग्राम नहीं ना, शॉर्टकट करते, क्या करते, केजी लिख लेते, है ना। किलोग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते, केजी लिखते। लीटर पूरा लिखते क्या, नहीं, लीटर पूरा नहीं लिखते, है कि नहीं। तो इन्होंने बोला ठीक है हटाओ यार, ओम इतना कौन लिखेगा, तो उन्होंने बोला आज से ओम की जगह पर आप एक सिंबल इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये सिंबल देख लो अच्छे से, इसी तरीके से बनाना। ठीक है, तो इस ग्राफ का रिपीट करो, सिर्फ इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 3 था, इसका मतलब इस ग्राफ का रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, तो क्या था रेजिस्टेंस वाज नथिंग बट स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ, है ना। तो अभी आपको कोई पूछ सकता है डिफाइन रेजिस्टेंस, है ना, आपको कोई पूछ सकता है डिफाइन रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, तो देखो यहां पर साइड में मैं डिफाइन कर लेता हूं रेजिस्टेंस को। तो अच्छा, व्हाट इज रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डेल्टा V, है ना, या फिर पूरा लिख देते हैं पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ। जब आप पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ, जब आप पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ बनाओगे, तब उस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ। पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? और ये चीज कांस्टेंट होती है, दिमाग में रखना। रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस क्या है, स्लोप है, किसका पोटेंशियल वर्सेस करंट का। क्लियर है? और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट ओम है। सिंबल क्या है भाई, इस तरीके से, है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। और एक चीज बचा, दुनिया की हर एक चीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना बच्चों, प्रॉपर रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ इतना ही था बच्चे, ये पूरा ओम्स लॉ का थियरी था। इसके बाद अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, राइट। तो बच्चा मेरे हिसाब से आप देख चुके होंगे, राइट। व्हाट इज ओम लॉ इज नथिंग बट डेल्टा V इज नथिंग बट mi, है ना। और m को रिप्लेस कर दिया गया था, m क्या होता है, ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, r। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, r। डेल्टा V इज इक्वल टू mi, m क्या है, स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, r। तो डेल्टा V इज इक्वल टू ri, एंड दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, राइट, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक, ओके। तो थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं, है ना, राइट। ओम्स लॉ मेरे हिसाब से बढ़िया से समझा। तो भाई इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक मस्त सी बात बोली कि इन्होंने भाई ओम भैया ने बहुत अच्छी सी बात बोली। उन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा सर्किट में करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा सर्किट में करंट। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू आर आई। आर कहां से आया, ग्राफ की मदद से आया, है ना। डेल्टा V इज इक्वल्स टू mi की जगह पर आज से m मत लिखो, m तो स्लोप होता है और इस ग्राफ का स्लोप ही तो r है, इसलिए m की जगह पर क्या लिखेंगे, ri। बच्चा आप लोग एग्जाम में mi मत लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए वो पूरा कंसेप्ट बताया, पूरा अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए बताया। बच्चा जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, तो एग्जाम में ना वो मत लिखो जो आपको आता है, वो लिखो जो सामने वाला सुनना चाहता है। ठीक है, आपके जो टीचर्स है वो क्या चाहते हैं, उनको इंप्रेस करना ज्यादा जरूरी है। आपको क्या आता है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इधर भाई अपना जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी नॉलेज क्या है, आपकी नॉलेज जो भी हो। ठीक है, भाई हमें समझना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है। तो बेटर है जब आप एग्जाम में कुछ भी लिखो तो वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड लिखो। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, माचिस की कांडी ले रहा हूँ, है ना, माचिस लगा रहा हूँ, उधर लिख रहा हूँ भाई माचिस जलाओ, एक माचिस थोड़ा डिम जलता है, 2 माचिस थोड़ा ब्राइट जलता है, 3 माचिस थोड़ा और ब्राइट, ये फालतूगिरी मत करो, है ना। टेक्स्ट बुक में माचिस लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना, तो माचिस मत लिखो, है ना। मैथ स्टिक्स का एग्जांपल मत लिखो, बहुत फालतूगिरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, है ना, राइट, टीचर ने कुछ एग्जांपल दिया वही लिख देते हैं। भाई अगर कोई टीचर भाई लड़का वर्सेस लड़की वाला कुछ एग्जांपल दे रहा है, बॉय वर्सेस गर्ल, तो वो लिख देते यार, पेल देते, चेप देते। ये गलती है भाई, ये गंदगी है, मत करो। एग्जाम में दिमाग में ऐसा एकदम मतलब ताला मार दो, एग्जाम में वो लिखो जो सामने वाला सुनना चाहता है।
उससे सामने वाला खुश होगा, सामने वाला जैसे खुश होगा वो आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा पकड़ा देगा, एटलीस्ट काटेगा तो नहीं, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एंड फाइनली हम पूरी मेहनत क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के लिए। यस और नो? अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, इट्स ट्रू, बट सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर नहीं, बट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर टुमारो। लोग बोलते हैं ना अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, भाई सही, सच, एकदम सच है, बहुत सही बात है। एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, दैट्स ट्रू, बट क्या वो पेपर आपका कल का दिन डिसाइड करेगा? करेगा। अगर आज आप एग्जाम में फेल होते हो ना तो कल लोग हंसेंगे आप पर, कल के दिन तो हंसेंगे ना, चलो 10 दिन बाद भूल जाएंगे, 20 दिन बाद भूल जाएंगे, कल नहीं हंसेंगे, आज से हंसना शुरू करेंगे, कल की क्या बात करो, है कि नहीं? तो बेटर है ये एटीट्यूड मत बनाओ कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। बच्चा ये बात एकदम सही है, बट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर टुडे एंड योर टुमारो, है ना? और जिंदगी आज और कल में ही है, परसों क्या होगा किसी को नहीं पता है, इनफैक्ट जिंदगी आज में ही है। तो बेटर है आप हमेशा जब एग्जाम में लिखते हो तो वो सब मत लिखो जो मैंने बताया वो नहीं लिखना है, टीचर को जो सुनना है, आपके जो टीचर को जो सुनना है वो लिखना, ठीक है? और कहां से लिखोगे? टेक्निक से लिखोगे। बाकी ये वीडियो आपकी मदद के लिए, ताकि आप चीजों को गहराई में समझ सको, ठीक? चलो बढ़िया। तो याद रखना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना पोटेंशियल ज्यादा उतना करंट ज्यादा, ये ओम्स लॉ है। और फिर उसी को मैथ्स लगा के y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा के यहां तक लिखे हैं। And what is R? R is nothing but resistance. And what is resistance? Resistance is nothing but slope of this graph. कौन सा ग्राफ? पोटेंशियल वर्सेस करंट, पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ का स्लोप भी क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो चलो न्यूमेरिकल पे शिफ्ट होते हैं, आगे नहीं? चलो वेट करो भाई अगला जो ट्रांजिशन आएगा वो किसका आएगा? न्यूमेरिकल का आएगा। चलो मिलते हैं। चलो भाई ठीक है, तो चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, है कि नहीं? न्यूमेरिकल्स क्या है बच्चे? बहुत इजी होते हैं उन लोगों के न्यूमेरिकल्स। थियरी तगड़ी थी, थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है? चलो क्या बोल रहे हैं? इफ 2 एम्पियर करंट, बच्चा क्या बोल रहा हूं, हमेशा क्या लिखना है? गिवन लिखने की आदत बना लो, गिवन लिखने की हमेशा आदत बनाओ। क्या क्या दिया हुआ है? इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट कितना है? 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, है ना? रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 3 ओम है बच्चा, ये ओम का सिंबल है, राइट? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो भाई देखो I पता है, R पता है, डेल्टा V पूछा है ना? तो क्या हमारे पास इन तीनों को मिलाकर कोई फॉर्मूला है? हमारे पास है ना एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR। यार RI लिखो या IR लिखो, मेरे को IR लिखना पसंद है ना? तो IR लिख लो, IR लिखो, RI लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। 2 3 जा 3 2 जा एक ही होता है ना? 2 3 जा या 3 2 जा एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई तो है ना? तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR। ये क्या है? ओम्स लॉ, है ना? ओम्स लॉ यही है ना? तो क्या डेल्टा V पूछा है? हाँ। क्या करंट दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है 2 एम्पियर। क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है? अच्छा एम्पियर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं बच्चा, अगर कोई चीज ऐसा यूनिट में है तो भाई मत लिखो, ठीक है? मत लिखो 2, ठीक है? एम्पियर। क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है? दिया हुआ है रेजिस्टेंस कितना? 3 ओम। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओम पता है, ओम है ना? तो भाई ऐसा यूनिट है तो क्या लिखना है? 2 3 जा 6, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 6। खत्म नहीं। कोई भी चीज जब भी आप लिखो बच्चा, अगर उसका यूनिट है तो यूनिट लगाओ, 6 वोल्ट, है ना? VOLT लिख दो या V लिख दो, एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6 वोल्ट। इन्होंने क्या बोला है कि अगर इस वायर में जो करंट अगर वो 2 एम्पियर का है ना? एमीटर बता रहा है कि इस वायर में करंट 2 एम्पियर है। एमीटर का काम ही होता है करंट बताना, तो वायर में करंट 2 एम्पियर का है, ठीक है? और ये बल्ब का रेजिस्टेंस कितना बोल रहे हैं? बल्ब का रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो हमने कैलकुलेट किया, क्या आंसर आया? 6 वोल्ट। कितना आया? 6 वोल्ट। मतलब आपने बैटरी कितनी लगाई होगी? 6 वोल्ट की लगाई होगी, है कि नहीं? राइट बच्चा, हम लोग अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम लोग एक रेजिस्टर ले रहे हैं। जरूरी नहीं है सीरीज में या कोई कॉम्बिनेशन में हमेशा एक ही रेजिस्टर। एक टॉपिक है रेजिस्टर इन कॉम्बिनेशन, ठीक है? रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल। तो बच्चा जब भी अभी जितने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें हम लोग एक ही रेजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है? तो याद रखना बच्चा, ओम्स लॉ में डेल्टा V इज इक्वल टू IR जो होता है ना, यहाँ पर R इक्विवेलेंट होता है। R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे, बट याद रख लो डेल्टा V इज इक्वल टू IR, और जो R है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जब आपके सर्किट में एक ही रेजिस्टर होता है या एक ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली चीज होती है तो फिर हम लोग वही लिख लेते हैं जो दिया होता है, ठीक है? वरना और भी कुछ करना पड़ता है, ठीक है? राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट, अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देते हैं यहाँ पर कि किसी वायर में करंट 2 एम्पियर की जगह पर 2 मिली एम्पियर है। 2 मिली एम्पियर, मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि करंट 2 एम्पियर की जगह पर 2 मिली एम्पियर है।
तो आंसर सेम आता क्या? नहीं ना बच्चा, आंसर बदल जाता। तो देखो इन लोग ना थोड़ा थोड़ा खेलते हैं यार, दिमागों के साथ खेलते हैं। अभी देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही लगेगा, ओम्स लॉ, डेल्टा वी इज इक्वल टू IR, है ना। डेल्टा वी पूछा है ना क्वेश्चन में, मैंने सॉल्व करके करंट बदला है ना, बाकी तो सब सेम है। तो डेल्टा वी पूछा है ना। करंट कितना है? 2 मिली एम्पियर। बच्चा एम्पियर ऐसा यूनिट है, मिली एम्पियर ऐसा यूनिट नहीं है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू मिली एम्पियर। मिली की जगह पर क्या लिखूंगा? मिली की जगह पर लिखूंगा 10 की पावर -3, ठीक है, इंटू आर। आर कितना है? 3। आर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 3 ओम है, ओम ऐसा यूनिट है। तो क्या हो गया? 3 2 6, 6 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, 6 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। तो ये सही आंसर है। अच्छा 10 की पावर -3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिली, तो 6 मिली वोल्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या कर सकते थे? यहाँ पर करंट मिली की जगह पर माइक्रो दे देते, यहाँ पर गिवन में 2 माइक्रो एम्पियर आ जाता। 2 माइक्रो बचा, माइक्रो का मतलब था 10 की पावर -6, तो 3 2 6, यहाँ पर क्या हो जाता है? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मतलब 6 इंटू 10 की पावर -6 मतलब 6 माइक्रो वोल्ट, है ना। तो बच्चे ये चीज याद रखो, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है ना, नैनो क्या होता है, याद रख लो बच्चा। जब ऐसा लिखा हो ना, मिली मतलब m स्मॉल m लिखा हो मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो ऐसे लिखते हैं 10 की पावर -6, है ना। नैनोमीटर सुना होगा, नैनोमीटर, नैनो एम्पियर, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, है ना भाई। और भी बहुत होता है, जैसे किलो लिखा हो, किलो के लिखा रहता है, पूरा किलो नहीं लिखते, के लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना किलोग्राम, किलोमीटर, तो के लिखा रहता है सिर्फ, है ना। तो के का मतलब होता है 10 की पावर +3। और भी बहुत कुछ है, ठीक है, जिसके बारे में हमने शायद फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट चार्ज वाली वीडियो में मैंने बात की थी। तो ये बस ये चीज ध्यान रखना भाई, 2 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, ना कि 2 एम्पियर। तो 2 माइक्रो ऐसा यूनिट नहीं है, एम्पियर ऐसा यूनिट है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो ऐसा 2 इंटू 3 करके आ मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। 2 माइक्रो दिया ना, तो इधर 10 की पावर -6 लगाना, ठीक है, राइट। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन कर लेते थोड़ा सा, है ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेते, सुनो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड खाली, ठीक, ओके। अच्छा आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, सुनो, मान लो क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली, बट मान लो बाई चांस आपकी नसीब बहुत खराब है, फूटी किस्मत लेके गए हो एग्जाम में, आ सकते हैं ना, फूटी किस्मत है तो क्या करें। और आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, एक सेकंड खाली देना। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 2 4 6, इधर मान लो लिखा हुआ है 5 10, मान लो 15 20, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा वी। अच्छा डेल्टा वी लिखा होगा, शायद वी भी लिखा हो सकता है ना, क्योंकि आपके बुक में वी भी लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा है मान लो आई, और बोल रहे हैं फाइंड रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं? फाइंड रेजिस्टेंस आर। मान लो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि फ्रॉम द गिवन ग्राफ बिलो फाइंड रेजिस्टेंस, ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। बहुत चांस कम है इसका, बट मान लो होता है, कभी आ गया बाय चांस, तो क्या करेंगे बच्चा। देखो क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, पढ़ा ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना। अच्छा क्या हमें पता है कि इस इक्वेशन में भाई हमें पता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एम आई करके टॉपिक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, है ना। तो अगर आप देखोगे इधर भी डेल्टा वी है, इधर भी डेल्टा वी है, इधर भी आई है, इधर भी आई है, इधर एम है, इधर आर है। व्हाट इज एम? एम इज स्लोप, और व्हाट इज एम? आर के बराबर, मतलब स्लोप ही तो आर है, याद है ना, अभी बात की बच्चा, है ना। तो बच्चा जब डेल्टा वी वर्सेस आई दिया है और आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो बच्चा रेजिस्टेंस क्या होता है? बच्चा रेजिस्टेंस होता है स्लोप ऑफ डेल्टा वी वर्सेस आई ग्राफ, है ना भाई। इस ग्राफ का स्लोप ही तो रेजिस्टेंस है, तो आपको इस ग्राफ का स्लोप ढूंढना है। अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहे फाइंड रेजिस्टेंस, अगर आपको पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोल रहे फाइंड रेजिस्टेंस, बच्चा उस ग्राफ का स्लोप ढूंढो। और मैंने अभी आपको स्लोप ढूंढने का तरीका सिखाया, है ना भाई। आपको बोला है रेजिस्टेंस ढूंढो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आर होता है। आर क्या होता है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। एंड स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चा? स्लोप निकालने के लिए क्या लगाना होता है? tan थीटा। और tan थीटा कैसे लगाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है ना, थीटा, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट, इसको कहते हैं बेस, है ना, और इसको कहते हैं हाइपोटेनस, बराबर है ना, राइट, हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है? सामने वाला अपॉन बगल वाला, बगल वाला मतलब एडजेसेंट, सामने वाला अपॉन बगल वाला, सामने वाला अपॉन बगल वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बगल वाला मतलब एडजेसेंट, है ना, या फिर बेस। तो इस केस में ऑपोजिट क्या बच्चा? यहां से लेके देखो थीटा है ना, याद रखना बच्चा, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेना होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये, और एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। थीटा जो होता है
वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से हॉरिजॉन्टल, बच्चा समझो ना, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है ना 3 2 1 12, है ना, 3 2 1 12 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो उसको, है ना। तो आपको बोला था ये ग्राफ है, इस ग्राफ का रेजिस्टेंस ढूंढो, रेजिस्टेंस होता है इस ग्राफ का स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। तो इस ग्राफ में ऑपोजिट क्या है, ये रहा, है ना, ये रहा ऑपोजिट, कितना है ये कितना है 20, तो ऑपोजिट कितना 20, है ना, ऑपोजिट कितना 20 है कि नहीं, अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस ये रहा कितना 6, बेस कितना 6, तो 20 अपॉन 6। अच्छा इसको भी डिवाइड कर लो, 2 3 जा 2 10 जा, तो 10/3 है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस कितना निकल गया 10/3, बच्चा 10/3 आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.333 चलता जाएगा, मतलब बार लिख दूं, है ना, पता है ना, बार लिख सकते हो, कोई चीज रिपीट हो रही है तो इस ग्राफ का रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस आया 3.3 बार ओम। ओम क्यों, ऐसा यूनिट लगाना भूलना नहीं है। तो इस ग्राफ का रेजिस्टेंस पूछा था, रेजिस्टेंस आता है बाय यूजिंग tan थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है स्लोप, ठीक है। तो कभी कभी ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी क्या होगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, करंट पूछ लेंगे, है ना। रेजिस्टेंस दिया रहेगा भाई, आपको क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है डेल्टा V इज इक्वल्स टू IR या RI, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, राइट। आपको क्या कर सकते हैं भाई, पोटेंशियल दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा और करंट पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, करंट क्या होता है, करंट होता है डेल्टा V, मतलब ये इधर है ना, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड बाय R, तो V बाय R करंट, ठीक है। तो बच्चा इसके ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स अपने हिसाब से ट्राई करते रहो, ठीक है, राइट, आंसर आ जाएंगे। और बच्चा अगर नहीं आते तो अपने टीचर्स को हैरान करो, ठीक है, उनका काम है आपको सिखाना, ठीक है, जैसे मेरा काम है आपको सिखाना, उसी तरह से आपके जो ट्यूशन टीचर्स है या भाई स्कूल में जो टीचर्स है उनका काम है सिखाना, ठीक है। तो भाई शर्माओ मत, डाउट है पूछ लो, ठीक है, फ्यूचर में कभी लाइफ में अटको उससे बेटर है कि अभी ही थोड़ा सब्र करके टीचर को पूछो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में कवर करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यूजुअल कर लेना, और बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, ठीक है, चलो।